जेफरी एप्स्टीन। न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर की एक काल कोठरी में एक हाई प्रोफाइल कैदी की लाश मिलती है। जेल के सीसीटीवी कैमरे रहस्यमय तरीके से बंद थे, गार्ड सो रहे थे और वो कैदी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सबसे काले राज जानता था, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। नाम था, लेकिन कहानी उसके मरने से खत्म नहीं हुई, बल्कि असली तूफान तो तब आया जब अदालतों के आदेश पर एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने पलटने शुरू हुए। दुनिया भर के राजनीतिक गलियारे, शाही घराने, हॉलीवुड के चमकते सितारे और टेक की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले अरबपति अचानक सबके चेहरे से शराफत का नकाब ऐसे उतरने लगा कि मानो उनके असली चेहरे अब पहचान में आए हों। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन के एक साधारण परिवार में हुआ था। वो शुरुआत में सिर्फ एक गणित का मामूली टीचर था, लेकिन उसके इरादे और उसकी चालें बहुत बड़ी थी। देखते ही देखते उसने वॉल स्ट्रीट की भूल भुलैया में कदम रखा और एक ऐसा फाइनेंसर बन गया जिसकी रईसी का कोई मुकाबला नहीं रहा। विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वैक्सनर जैसे अरबपतियों के पैसों को मैनेज करते करते एप्स्टीन ने खुद करोड़ों अरबों डॉलर की संपत्ति खड़ी कर ली। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि पावर यानी ताकत को कंट्रोल करना था। उसने एक ऐसा माया जाल बुना जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। लेकिन इस रसूख के पीछे एक खौफनाक हकीकत सांस ले रही थी। एप्स्टीन कोई आम बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सरगना था, जो कम उम्र की मासूम बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं को अपनी हवस और ताकत का शिकार बनाता था। साल 2008 में जब वो पहली बार फ्लोरिडा में कानून के शिकंजे में आया, तो उसने अपने रसूख के दम पर एक ऐसी सीक्रेट डील की जिसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार प्रोसिक्यूटर्स यानी आरोपी पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाने के लिए सहमत हो जाती है, बशर्ते आरोपी कुछ शर्तें माने, जैसे जुर्म स्वीकार करना, जांच में सहयोग करना या पीड़ितों को मुआवजा देना। इस प्रावधान ने सबको हैरान कर दिया। नाबालिग लड़कियों के शोषण जैसे संगीन जुर्म के बावजूद उसे महज 13 महीने की मामूली सजा मिली, जिसमें उसे दिन में काम पर जाने की भी छूट थी। यह इस बात का सबूत था कि एप्स्टीन का जाल कानून के हाथों से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेकिन इसके बाद साल 2019 में फेडरल जांच एजेंसियों ने एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया और उसके ठिकानों से जो कुछ मिला उसने जांच अधिकारियों के होश उड़ा दिए। इसी कानूनी और खोजी सामग्री को आज दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। यह सिर्फ कुछ पन्नों की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज, 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और करीब 2,000 खौफनाक वीडियोस का एक ऐसा द्वीप है जो इस पूरे नेटवर्क की पोल खोलता है। इन फाइल्स में सबसे अहम कड़ी है एप्स्टीन के प्राइवेट जेट, जिसका नाम मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस रखा था। इस जेट के फ्लाइट लॉग्स और डायरियों में उन तमाम वीआईपी मुसाफिरों के नाम दर्ज हैं जो एप्स्टीन के विमान से न्यू मैक्सिको के उसके आलीशान बंगले, न्यूयॉर्क के मैंशन और कैरेबियन सागर में स्थित उसके निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर जाते थे। इस द्वीप को स्थानीय लोग गुलामी का द्वीप कहने लगे थे। इन फाइलों में एफबीआई द्वारा लिए गए पीड़ितों के बयान हैं जो दिल दहला देने वाले और आंखों को नम करने वाले हैं। इन 30 लाख से अधिक पन्नों में बताया गया कि कैसे लड़कियों को नौकरियों और पढ़ाई का लालच देकर इस दलदल में धकेला जाता था और आगे कैसे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और कैसे एप्स्टीन और उसकी पूर्व प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को चलाते थे। ये फाइलें पैसों के उस लेन देन यानी फाइनेंशियल लेजर्स को भी उजागर करती हैं, जिससे इस काले साम्राज्य को फंडिंग मिलती थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट के आदेश पर इन फाइलों के पन्नों से नाम बाहर आने शुरू हुए, वैश्विक राजनीति और व्यापार जगत में मानो भूचाल आ गया।
इन फाइलों में करीब 300 से ज्यादा ऐसे बड़े नामों का जिक्र है जो कभी न कभी एप्स्टीन के संपर्क में रहे या उसकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा चुके थे। राजनीति के दिग्गजों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक का नाम इन दस्तावेजों और फ्लाइट रिकॉर्ड्स में सामने आया। ब्रिटेन का शाही घराना भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रिंस एंड्रयू पर तो पीड़ितों ने सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए। टेक और बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े चेहरे और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, टेस्ला के एलन मस्क, वर्जिन ग्रुप के रिचर्ड ब्रैंसन और अरबपति लेस वेक्सनर के नाम भी इन कागजातों के किसी न किसी कोने में दर्ज पाए गए। मनोरंजन की दुनिया से माइकल जैक्सन, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, एक्टर केविन स्पेसी और यहां तक कि मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम भी इन चर्चाओं में सामने आया। हालांकि कानूनन ये साफ करना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर लोगों पर एप्स्टीन के अपराधों में सीधे तौर पर शामिल होने के क्रिमिनल चार्ज नहीं लगे हैं, लेकिन एप्स्टीन जैसे अपराधी के साथ उनका उठना बैठना ही कई सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, एप्स्टीन के निजी द्वीप में जाना, पार्टी करना और गहरी मित्रता कहीं ना कहीं उलझे हुए सारे धागों को एक साथ एक ही मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन इस जांच का सबसे अजीब और डरावना पहलू सामने आया। वो था एप्स्टीन का साइंस और ह्यूमन अपग्रेडेशन को लेकर पागलपन। कुछ रिपोर्टों और दावों के मुताबिक एप्स्टीन इंसानी उम्र को बढ़ाने यानी एंटी एजिंग और लाइफ एक्सटेंशन की तकनीकों में गहरी दिलचस्पी रखता था। वो ट्रांसह्यूमनिज्म और क्रायोनिक्स जैसी सन की थ्योरीज पर पानी की तरफ पैसा बहा रहा था। आपको समझाते हैं कि आखिर ये ट्रांसह्यूमनिज्म है क्या। ये एक विचारधारा है जिसके अनुसार विज्ञान और आधुनिक तकनीक की मदद से इंसानों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बेहतर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य बीमारियों, उम्र बढ़ने और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी सीमाओं को कम करना या भविष्य में उनसे पार पाना है। ऐसे ही क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पूरे शरीर या सिर्फ दिमाग को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। उम्मीद ये होती है कि भविष्य में जब चिकित्सा तकनीक विकसित होगी तब उसे दोबारा जीवित करना या उसकी बीमारी का इलाज संभव हो सकेगा। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं जिसे सुनकर आपका शरीर सुन्न हो जाएगा। जेफरी एप्स्टीन अपने न्यू मैक्सिको वाले फार्म हाउस पर महिलाओं को सिर्फ इसलिए रखना चाहता था ताकि उसकी नस्ल या जेनेटिक्स को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि इन वैज्ञानिक सन की चीजों के पीछे किसी वैध रिसर्च का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन ये जरूर साफ हो गया कि वो अमर होने और अपनी ताकत को हमेशा के लिए कायम रखने की फितूर में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अब समझते हैं कि इस खौफनाक साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। जुलाई 2019 में जब फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों के तहत एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया तो लगा कि अब कोर्ट में सारे राज खुलेंगे। ठीक उसी समय ऐसी खबर सामने आई जिसने इस केस को एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगस्त 2019 में मुकदमे की शुरुआत से ठीक पहले एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क की जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के साथ ही कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए। पीड़ित महिलाएं इस बात से टूट गईं कि जिस शख्स ने उनकी जिंदगी बर्बाद की वो कानून का सामना किए बिना ही चला गया। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन कानून ने उसकी सबसे बड़ी राजदार और पार्टनर इन क्राइम गिस्लेन मैक्सवेल को नहीं छोड़ा। साल 2021 में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में गिस्लेन मैक्सवेल पर ऐतिहासिक मुकदमा चला। अदालत में साबित हुआ कि मैक्सवेल सिर्फ एप्स्टीन की साथी नहीं थी, बल्कि वो मासूम लड़कियों को फुसलाने, उनका ब्रेन वॉश करने और उन्हें एप्स्टीन के जाल में फंसाने वाली मेन मैनेजर थी। कोर्ट ने उसे नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग सहित 5 गंभीर मामलों में दोषी पाया और 20 साल की सख्त कैद, 5 साल की निगरानी और $7.5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। एप्स्टीन के साम्राज्य में सजा पाने वाली वो अब तक की सबसे बड़ी मोहरा है, लेकिन पीड़ितों के लिए ये इंसाफ अभी अधूरा है। उसकी राजदार जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स को लेकर दुनिया में विवाद आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
क्यों ये फाइलें आज भी इंटरनेट पर ट्रेंड करती हैं, क्यों आज भी दुनिया भर के लोग इस केस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। जवाब सीधा है, क्योंकि आम जनता का ये भरोसा टूट चुका है कि कानून सबके लिए बराबर है। लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं कि जब एप्स्टीन की फाइलों में 300 से ज्यादा ताकतवर लोगों के नाम थे जो उसके टापू पर जाते थे, तो सजा सिर्फ एप्स्टीन और मैक्सवेल को ही क्यों मिली? बाकी लोग सिर्फ गवाह या सच्चाई से अनजान बनकर कैसे बच निकले? ये केस सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं है, ये इस बात का एक जिंदा और खौफनाक दस्तावेज है कि कैसे दुनिया का सबसे अमीर 1% हिस्सा कानून को अपनी जेब में रखकर घूम सकता है। एप्स्टीन फाइल्स का बार बार सामने आना इस बात की चेतावनी है कि जब तक सत्ता और पैसे का ये गठजोड़ बेनकाब नहीं होगा, तब तक इंसाफ की बुनियाद कमजोर ही रहेगी।